नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में सुना होगा। हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन से संबंधित एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। आरोप लगा था सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि कोविड-19 के समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट संबंधित नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा आसान बना रही है, इससे इन्वायरमेंट को और ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बट आज के आर्टिकल का जो फोकस है वो कुछ अलग ही है। हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ड्राफ्ट रिलीज किया 2 लैंग्वेजेस में, एक हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। बट अब कुछ सेक्शंस मांग उठा रहे हैं। देखो, आपने ड्राफ्ट रिलीज किया है और पब्लिक से कमेंट मांगा गया है कि आप अपना सुझाव दीजिए, इस ड्राफ्ट के बारे में आप क्या सोचते हो। तो फिर कम से कम जो शेड्यूल 8 में सभी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सब में ड्राफ्ट रिलीज करो ना। ऐसी मांग कुछ सेक्शंस उठा रही हैं ताकि जनता को कम से कम समझ में तो आए इस ड्राफ्ट में है क्या। आपने सिर्फ 2 लैंग्वेज में ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया, एक हिंदी में दूसरा इंग्लिश में। मामला गया कोर्ट में। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि भैया आपने 8वें शेड्यूल में जो सभी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें इस ड्राफ्ट को क्यों नहीं पब्लिश किया। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सभी जो कानून हैं सरकार सभी 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश करती है और सिर्फ इसको छोड़ दिया हो। नहीं, सरकार नहीं पब्लिश करती है। सरकार 2 ही लैंग्वेजेस पे फोकस करती है, एक हिंदी पर और दूसरा इंग्लिश पर। तो जब हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया। मेनली 2 आर्ग्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। पहला आर्ग्यूमेंट सब्जी। पहला आर्गुमेंट तो यह है कि कोई कानून हमें नहीं बोलता कि सभी 22 लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट को पब्लिश किया जाए। ऐसा पहला आर्गुमेंट रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोली कि अगर हम सभी 22 लैंग्वेजेस में ये पब्लिश करेंगे तो ये हो सकता है कि मान लीजिए तमिल में ट्रांसलेट करें, तेलुगु में ट्रांसलेट करें तो लैंग्वेज ही बदल जाए ड्राफ्ट की। कुछ जो वर्ड्स हैं उनका मतलब अलग से निकल के आए, ये दिक्कत आ सकती है। ये भी बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा देखो, आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी में जब एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी स्टील प्लांट को इस्पात का पौधा लिख देती है। उस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि ट्रांसलेशन में दिक्कत आ सकती है, मतलब ही बदल सकता है। इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया देखो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 130 करोड़। आप बताइए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है। और उस देश की गवर्नमेंट झूठ बोल देती है कोर्ट में कि कोई कानून नहीं है जो हमें बोलता हो कि 22 लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट पब्लिश करना जरूरी नहीं है। कानून का नाम बताते हैं राइटर, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट सेंट्रल लॉ एक्ट 1973। इसमें एक लीगल मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है कि सभी सेंट्रल लॉज को 8वें शेड्यूल में मेंशन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए। और ये जो रूल्स हैं, मतलब ये जो मैकेनिज्म है, ये लागू होता है सेंट्रल लॉज के अंदर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इशू किए गए हैं या फिर रूल बनाए गए हैं। लॉ मिनिस्ट्री का जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो उनको 8वें शेड्यूल की सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए। हालांकि देखो, एक और कानून है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसमें कहा गया है कि लॉ को पब्लिश करना है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो लॉ है वो हम पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाता है और इसके अलावा कोई और कानून नहीं है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलती कर दी। एक कानून है जिसका नाम है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट सेंट्रल लॉज एक्ट 1973, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। देखो, सरप्राइजिंगली बड़ा जो इशू है वो ये है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिटिक्स हैं
वो तो लैंग्वेज के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। जैसे शिवसेना और राज ठाकरे की जो पार्टी है मनसे, वो मराठी पर फोकस करते हैं, और जो तमिल पार्टी है डीएमके, एडीएमके, ये तमिल इशू को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी, जो डीएमके पार्टी की एमपी हैं कनिमोझी, उनसे सीआईएसएफ ऑफिसर ने कहा कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्या आप इंडियन नहीं हो? तो उन्होंने इसको लेके ट्वीट किया, काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। मतलब तमिल पार्टीज काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं लैंग्वेज इशू को लेके। इवन तेलुगु, कन्नड़ पार्टीज ये भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और 1956 में तो लैंग्वेज के नाम पे पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का। 1953 में पोटी श्री रामुलु, इन्होंने काफ़ी दिनों तक आमरण अनशन किया था, इनकी डेथ हो गई थी। बाद में इनकी मांग ये थी कि तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर अलग से स्टेट बनाया जाए आंध्र प्रदेश, और इनकी डेथ के बाद सरकार ने मान लिया था। और 3 साल बाद, जैसा हमने डिस्कस किया, स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए थे लैंग्वेज के आधार पर। मतलब कहने का ये है, हमारे देश की पॉलिटिक्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज लैंग्वेज के इशू को तो बहुत जोर शोर से उठाती हैं, बट न जाने क्यों इस इशू को रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी इग्नोर कर दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल में यह कहा जाता है, इवन आप यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल ले लीजिए। यूरोपियन यूनियन ने देखो 24 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है। यूरोपियन यूनियन के लेवल पे जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं वो 24 लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं। और यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज का कोई भी जो नागरिक है वो 24 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज से यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशन से डील कर सकता है। समझ गए? अगर देखो यूरोपियन यूनियन ऐसा कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इवन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, 1951 की हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट नहीं, सॉरी, वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर देखो पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट असेंबली के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और उस कानून को सफिशिएंटली, मतलब पर्याप्त मात्रा में पब्लिश नहीं किया गया है, पब्लिसाइज नहीं किया गया है, तो फिर जनता के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है जनता उस कानून को फॉलो करे। क्योंकि नेचुरल जस्टिस ये कहता है इससे पहले कि कोई कानून ऑपरेटिव हो उसे प्रोमिलगेट करना जरूरी है, उसे पब्लिश करना जरूरी है। देखो सीधी सी बात है, अगर पब्लिश नहीं होगा कोई कानून तो जनता को कानून के बारे में पता नहीं लगेगा। अगर जनता को कानून का पता ही नहीं है तो फिर जनता कैसे कानून को फॉलो करेगी? ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट चोरी चोरी चुपके कानून बना दे और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश ना करे, कहीं पर पब्लिश ना करे। देखो आज के समय की अलग बात है। आज तो आपको पता है डिजिटल मीडियम्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, कोई भी कानून बनता है तो सब में आ जाता है। बट आप कंटेक्स्ट देखिए, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी 1951 में। तो इस जजमेंट के आधार पर राइटर ये कहते हैं, इस जजमेंट से हम इन्फर कर सकते हैं कि अगर कोई कानून सफिशिएंटली 8वें शेड्यूल में मौजूद सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पब्लिश नहीं होता है तो इसका मतलब उस सेंट्रल लॉ को फॉलो करना सिटीजन्स के ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो मतलब इस जजमेंट से हम ये इन्फर कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि कम से कम जो लैंग्वेज पॉलिसी है हमारी वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। लॉ मेकिंग में, इन्फोर्समेंट में, सभी जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं, एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, गैजेट ऑफ इंडिया, सभी लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सब को 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाए जिनको शेड्यूल 8 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं जैसे पासपोर्ट ऑफिस, ये ऑफिस भी चॉइस प्रोवाइड करें जनता को कि आप किस लैंग्वेज में अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हो। ऐसा प्रोविजन देखो UIDAI के द्वारा फॉलो किया गया है। मतलब आधार कार्ड अब अपना कोई तमिल में बनवाना चाहता है, तेलुगु में बनवाना चाहता है, 22 लैंग्वेजेस में से किसी एक में बनवाना चाहता है तो वो अपना आधार कार्ड उसी लैंग्वेज में बनवा सकता है। तो इसी प्रकार का प्रोविजन बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज के द्वारा भी किया जाना चाहिए। और अंत में एक बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है, जो रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने लैंग्वेज इशू का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया है उनको भी अब इस इशू को उठाना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया।
इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।